Ji, Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. And today is our lecture about Cold War. Cold War is one of the important historic event जिसकी हिस्ट्री में बहुत सारी अहमियत है. So we have student in our classroom. Other are with us on online platform for our online classes. और उसके साथ साथ हमारी इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है specifically for our YouTube channel and other platforms. So आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, to understand the Cold War you should know the dynamics of end of 19th century and start of 20th century. Basically, at that time, the world was in the phase of transformation. This transformation phase was basically changing from a multipolar world to a bipolar world. Multipolar world referred to as such a system of the world when there was many power in the globe and each and every hold a colony or colonized a specific part of the world and using their resources by abstracting their resources and using them to industrialize their own economies and strengthen their own economies. तो उस टाइम के ऊपर जो दुनिया का निजाम था, जब उसको हम रेफर करते हैं तो उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं. एंड आफ्टर दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड द सिस्टम वाज शिफ्टेड इन बिटवीन द हैंड्स ऑफ टू पावर इन 1945, जिसको आप रेफर करते हैं द फेज ऑफ अ कोल्ड वॉर. और इसके साथ साथ इसका जो दूसरा नाम है उसको बायपोलर एरा और बायपोलर वर्ल्ड भी कहा जाता है. बाय मीन टू. बेसिकली द कोल्ड वॉर एरा वाज स्टार्टेड in 1945 and ended in 1991, and this was the phase when there was only two basic powers on the globe. One was America and the other was Russia. Both these power have their own ideology, और एक की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म कहलाती है और दूसरे की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म कहलाती है. So this is basically a war between two different ideologies, two different mindset, and this war is named as Cold War because Cold War is such a war that is not fought directly on the homeland on owning country. Instead, they use in other place to war, or they using the other ways to war, such as in international relation we refer the propaganda warfare that was introduced in this era of Cold War. Basically, US and USSR want each other to be go downer and downer, and both of these countries are trying to make blog against each other. So this is referred to the period of Cold War. अब कोल्ड वॉर को समझना है तो सबसे पहले आपको इनकी आइडियोलॉजीज को समझना पड़ेगा, दैट व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज कम्युनिज्म. और इवन कि आप प्रेजेंटली अगर अभी की आप हिस्ट्री की बात करें, जस्ट लाइक रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, या ताइवान चाइना क्राइसिस चल रहा है, या और भी जितने क्राइसिस जो रिसेंटली अभी आप देख रहे हैं, ये क्राइसिस भी वो हैं जिनको समझने के लिए आपको इन आइडियोलॉजीज को और आइडियोलॉजीज के साथ उस टाइम पीरियड को समझना पड़ेगा, दैट व्हाट वर द की कॉजेस जिनकी वजह से आज तक जो ये जंगें चल रही हैं, इनके तसलसल, इनकी जो बेस है, जो बैकबोन है, वो वहीं जाके मिल रही है. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर आइडियोलॉजीज. अमेरिका वालों ने जो आइडियोलॉजी दी यूएस ब्लॉक ने, दैट वाज कैपिटलिज्म. ठीक है, अब कैपिटलिज्म जौन सा है, ये आइडियोलॉजी जौन सी है, ये क्या आइडियोलॉजी है? कैपिटलिज्म ये कहता है कि जो आपकी पावर है दैट इज इन द हैंड ऑफ पीपल. ठीक है, बेसिकली and the government is just playing a regulatory role to, you can say, control the economy. Instead, उसके अलावा वो किसी तरह भी जो सा पार्टिसिपेट इकोनॉमिक मैटर्स में नहीं करेंगे. अब इस जो कैपिटलिज्म है, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? इसमें आप अगर देखें तो आपकी इस दौर में सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा आई है. ठीक है, जो डिस्पैरिटीज इन सोशल वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं. अमीर गरीब का फर्क जो सा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. सिमिलरली इनके साथ साथ जो कम्युनिज्म का एजेंडा था, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी जिसको बेसिकली रशियन ब्लॉग ने दी थी, दिस आइडियोलॉजी वाज बेसिकली टू, यू कैन से, कंटेम दिस कैपिटलिज्म, एंड दिस वाज टोटली अगेंस्ट द कैपिटलिज्म. और इस आइडियोलॉजी ने यह कहा था कि हर चीज के ऊपर जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो अल्टीमेट होल्ड है वो स्टेट का होगा, एंड स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखें अभी भी तो आपके जितने बिलियनर हैं, ये तमाम लोग जौन से आपको कैपिटलिस्टिक ब्लॉग में मिलेंगे, कैपिटलिस्टिक रीजन में मिलेंगे. इंस्टेड अगर आप देखें तो आपके जिस तरह किसी ने कुछ डिस्कवरीज की हैं, जस्ट लाइक क्लैशनकोव को इन्वेंट करने वाले, वो अगर रशिया में थे तो उनकी प्रोडक्ट की लॉयल्टी भी नहीं मिली थी. एंड स्टेट ओन्स दिस प्रोडक्ट, जो भी उधर उनकी जो भी उधर इन्वेंट की जा रही होती है. अब इस सिनेरियो में इन दोनों आइडियोलॉजीज का एक आमने सामने एक मुकाबला स्टार्ट हो गया. ये दोनों आइडियोलॉजीज, जिसको कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का नाम दिया जाता है,
these was basically supported by America and Russia, and these two countries are in front of each other just to, you can say, one of them want to be a सुपर पावर, और वो सुपर पावर बनने के लिए उस टाइम के ऊपर जो दरकार वसाइल थे इन्होंने उन तमाम को अपने साथ अटैच करना शुरू कर दिया. एंड बोथ ऑफ दीज आर न्यूक्लियर कंट्री. इवन एट दैट टाइम, instead of being a nuclear country, they are not using a directly nuclear weapon against each other. Instead they are using propaganda warfare phenomena अगेंस्ट ईच अदर. एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, और ये अलाइन करने की जो कोशिश है ये कंटिन्यू रही. और वो टाइम भी आ गया जबकि 1945 के बाद 1979 का टाइम पीरियड आता है, जब ये जो आपको रेड मैप पे एरिया शो हो रहा है, ये तमाम तर एरिया वो है जो कम्युनिज्म के होल्ड में था, और उसके साथ साथ जो ब्लू एरिया आपको शुरू हो रहा है ये वो था जो कैपिटलिस्टिक ब्लॉक था, जो अमेरिका के अंडर होल्ड था या अमेरिका का साथ दे रहा था. अगर अब यूरोप की बात करें तो यूरोप वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन वाज नेम्ड एज ईस्ट, यू कैन से ईस्टर्न यूरोप, एंड वन वाज नेम्ड एज वेस्टर्न यूरोप. और ये डिवीजन जो थी ये आपकी जर्मनी से हो रही थी. जर्मनी वाज इटसेल्फ named into two parts, East Germany and West Germany. The western part was with capitalism, and the you can say eastern part was with communism. So यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका यूरोप है जो 28 कंट्रीज है. यहाँ पे इस पॉइंट तक जो था वो कम्युनिज्म पहुंच चुका था. अब इस कंडीशन में जब ये एक्सपेंशन चल रही थी, इस एक्सपेंशन में चलते चलते वो फेज आया कि जब आपका सेंट्रल एशिया सारा, कार्स रिपब्लिक, ये 12 लैंडलॉक कंट्रीज ये भी कम्युनिज्म के होल्ड में थी, और इसके बाद अफगानिस्तान जो कि साउथ एशिया में आता है, इस पे भी रशिया ने कब्जा कर लिया था. अब जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया, सो एट दैट टाइम अमेरिका डिसाइडेड टू फाइनली कम on the stage and convert this cold war into a proxy war by sending their troops and by engaging their you can say like-minded countries with them, and directly engaging Russia or communistic bloc in Afghanistan. So finally the communist bloc and the capitalist bloc were in front of each other in 1979, and the place of war was Afghanistan. अब यहाँ मेरा आपसे सवाल है, जिन लोगों को कोल्ड वॉर की अभी भी समझ नहीं आई, कि जंग ये अमेरिका और रशिया की है, ठीक है. इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज को इन्होंने अपना काबिज कर लिया हुआ था, इनका होल्ड था, और उसके बावजूद इन्होंने जंग लड़ने का फैसला अफगानिस्तान में किया. सो बेसिकली द वॉर इज बिटवीन टू कंट्रीज, बट इट इज fought on the third place. That's why it is named as a cold war. अब यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है कि अफगानिस्तान में जब रशिया पहुंच गया, तब ही अमेरिका ने क्यों ये डिसीजन लिया कि अब इससे आगे हमने रशिया को नहीं जाने देना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबको पता होना चाहिए. अगर आप मैप को उठा के देखें, यहाँ पे जब अफगानिस्तान तक वो पहुंच गए तो ये सारे कंट्रीज जो आपके सामने इस टाइम नजर आ रहे हैं, ये कंट्रीज वो थे जिनके साथ होने से रशिया स्ट्रांग जरूर था, बट रशिया इतना स्ट्रांग नहीं था कि यूएस उसका मुकाबला न कर सके. बट अगर आप इस मैप की तरफ जाएं जहां पे आप अफगानिस्तान को देख रहे हैं, अफगानिस्तान के बाद अगर देखें तो एक साइड पे यहाँ पे पाकिस्तान है, दूसरी साइड पे ईरान है, और उसके साथ यहाँ पे जितने आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग योर ऑयल रिजर्व्स, उनको जो है अफगानिस्तान ने वाया अफगानिस्तान रशिया ने अपने कंट्रोल में कर लेना था. सो फाइनली दिस वाज अ प्लेस जहाँ पे अफगानिस्तान में अमेरिका ने यह फैसला किया कि हमने कम्युनिज्म को बाय पावर इससे आगे नहीं बढ़ने देना. और जब यहाँ पहुंचे और पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान को उस वक्त कैसी मजबूरी थी कि पाकिस्तान ने उस वक्त इस ब्लॉक का साथ दिया. द रीजन इज ओनली वन, बिकॉज कि अगर अफगानिस्तान तक रशिया पहुंच गया है तो नेक्स्ट विल बी द टर्न ऑफ ईरान और पाकिस्तान. सो फाइनली पाकिस्तान ज्वाइंड यूएस ब्लॉक इन रिटर्न. यहाँ पे आपको बहुत सारी एड मिली. दिस वॉर वाज नॉट फॉट, you can say, directly on the base of American troops or American weapons, but instead this was a time period when the name of religion was used in Pakistan to produce mujahideen, and that were basically a funded mujahideen from your American side, and they were fighting against यूएसएसआर, जिसकी वजह से आज तक आपका तालिबान का इशू रिजॉल्व नहीं हो सका. इनको लड़ना भी आपने सिखाया, इनको असला भी आपने दिया, और आपने इनको लड़ाया अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ. सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये जंग जौन सी थी, इस जंग को आप कोल्ड वॉर के साथ अगर इसकी जो टाइप्स ऑफ वॉर है उसमें जाके अगर आप देखें तो दिस वाज नेम्ड एज अ गोरिल्ला वॉरफेयर, बिकॉज जो ये वॉर थी ये बहुत प्रोलॉन्ग वॉर थी, और यहाँ पे एक दूसरे को थकाने की ये जंग थी.
जो अल्टीमेटली 1979 से 1991 तक जब जारी रही है। तो विद हेल्प ऑफ पाकिस्तान, विद हेल्प ऑफ पाकिस्तानी मुजाहिदीन, जिनको इस्लाम के नाम पे यूटिलाइज किया गया अगेंस्ट द डॉलर जो कि अमेरिका की तरफ से आ रहे थे, इन लोगों को इस जंग को लड़ने का तरीका आता था। और ये तरीका इसलिए आता था कि वो इस एरिया के जो सारी उसकी लोकेलिटीज हैं उससे वाकिफ थे। दे वर वेल नोन अबाउट द ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिक नीड्स ऑफ द एरिया। सो इसी वजह से इस जंग को उन्होंने प्रोलॉन्ग वे में, जस्ट लाइक अगर आप आज देखें, अगर यूएस ने आज घुटने टेके अमेरिका के खिलाफ, सॉरी यूएस के खिलाफ, अगर तालिबान को अगर आप देखें उन्होंने यूएस को घुटने टिकवाए हैं, और यूएस के खिलाफ अगर देखें यूएस ने तालिबान के खिलाफ घुटने टेके और वहां से विड्रॉ किया है, तो उसकी जो मेन कॉज है वो क्या है कि जो तालिबान है इनको इस जंग का अंदाज भी अमेरिका ने सिखाया था। दे वेरी वेल नोन फॉर दी रीजनल स्ट्रेटजी, कि इस रीजन में जंग की क्या स्ट्रेटजी होनी है। और उसी की वजह से वो 20 साल में इस जंग को इतना प्रोलॉन्ग करने में कामयाब हुए कि जस्ट लाइक इस रीजन से रशिया को भागने पे मजबूर किया फ्रॉम 1979 टू 1991, आज उसी तरह फ्रॉम 2001 इन 2021 उन्होंने वहां से अमेरिका को भी भागने पे मजबूर कर दिया। अब जब 1991 में इस कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ है, तो ये तमाम कंट्रीज जो आप इस टाइम मैप पे देख रहे हैं, ये तमाम वो कंट्रीज थे जो बेसिकली डायरेक्टली अंडर यूएसएसआर, जो कि रशियन सोवियत ब्लॉक था, जो एक सोवियत रिपब्लिक्स थी, ये वो कहलाते थे। अब जब 1991 में रशिया टूटा है, उस वक्त ये तमाम कंट्रीज आजाद हुए हैं, और ये कंट्रीज आजाद होके इस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स है सेपरेटली। इनमें आप ये देखें तो ये कंट्रीज वो हैं जो आपकी ईस्ट यूरोप कंट्रीज हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो आपकी कार्स हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। इन ईस्ट यूरोप कंट्रीज में से एक कंट्री है जिसका नाम है यूक्रेन। और ये यूक्रेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहा है इस सारे सिनेरियो में, बिकॉज दिस वाज अंडर द रशियन फ्लैग एंड अंडर द सोशलिस्ट फ्लैग। और फर्दर जो उनसे था, ये जब आजाद हुआ है तो आजाद होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज इन तमाम ने खुद अपने आप को जरा थोड़ा सा अमेरिका के करीब किया है, बिकॉज दे वांट एड एंड रशिया वाज नॉट इन दैट कंडीशन कि ये इनको स्पॉन्सर कर सकता हो। सो अगर आप कोल्ड वॉर में रशिया के हारने की वजह देखें कि रशिया के हारने की वजह क्या थी, तो उसमें देयर वाज द रीजन, जो देयर वन ऑफ द रीजन कि वो इकोनॉमिकली इतने वीक हो गए थे कि वो अपने साथ जितनी भी ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको मजीद फंड नहीं कर पा रहे थे। सो अल्टीमेटली व्हेन दे वर नॉट एबल टू फंड दीज कंट्री, this results in the end of this cold war, and the world system was changed from bipolar to a unipolar when there was only one superpower from 1991 up till now, जो कि अभी टाइम पीरियड चल रहा है, जो कि अमेरिका है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अभी तक भी कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुई। देयर वाज अ न्यू कोल्ड वॉर, जिसको बहुत सारे जौन से राइटर्स हैं वो इकोनॉमिक कोल्ड वॉर से रेफर करते हैं, जो कि प्रेजेंटली अभी जारी है चाइना और अमेरिका के दरमियान। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो अप टिल नाउ दिस वाज ऑल फ्रॉम यू कैन से द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। और वी ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल वे। इसके अलावा अब आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी और आप किसी टॉपिक के बारे में पूछना चाह रहे हो प्रेजेंटली, अगर आप देखें तो इंशाल्लाह भी हम आगे उससे डिस्कस करेंगे। आपका जो यूक्रेन क्राइसिस है वो भी इसी से रिलेट करता है, जो चाइना ताइवान वॉर चल रही है उसके भी अगर ताने बाने देखें तो इसी से रिलेट करते हैं कि ताइवान इज इन दी यू कैन से इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, जिसको बैक एंड पे वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली अब जो प्रेजेंट जो कोल्ड वॉर चल रही है, बेसिकली ये है यू कैन से फ्रंट फेसेस चाइना और अमेरिका। बट इवन तब से लेके अब तक ये जो ब्लॉग्स थे, जिसमें रशिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, जो एंटी अमेरिका लॉबी ये तमाम तर एक होती जा रही है। अगेन द वर्ल्ड इज विटनेसिंग अनदर यू कैन से द jot down towards a cold war. So this is all related to cold war. I hope the lecture was informative for you all. If you have any question, you may ask.